स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि हम एनसीईआरटी साइंस की थ्योरी कंप्लीट कर ही रहे हैं, तो मैंने कहा था उसके साथ साथ अगर हम प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आप लोगों की ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। टेस्ट पेपर फर्स्ट आप लोग दे ही चुके होंगे। आज की इस वीडियो में हम टेस्ट पेपर सेकेंड देखेंगे। इसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके आपको समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसे हो रही है, कितना आपको तैयार हो रहा है, साथ में कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बहुत ईजी है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि रेड डाटा बुक का रिकॉर्ड रखता है। रेड डाटा बुक होती है कि किसका रिकॉर्ड रखता है? विलुप्त प्रजातियों का, वनस्पति का, पशु वर्ग का या संकटापन्न प्रजातियों का? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रेड डाटा बुक जो होती है ये संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है। अब संकटापन्न प्रजातियां होती क्या हैं? ये वो प्रजातियां होती हैं जिनकी संख्या पृथ्वी पर बहुत ही कम होती जा रही है। इनके विलुप्त होने का खतरा है, मतलब ये विलुप्त होने वाले हैं, वही प्रजातियां होती हैं संकटापन्न। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? सीएनजी, पैराफिन मोम, बिटुमिनस या केरोसिन? तो यहाँ पर देखिए पेट्रोलियम का उत्पाद सीएनजी भी है, पैराफिन मोम भी है, केरोसिन भी है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। बिटुमिनस जो होता है ये पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं होता है, बल्कि ये एक प्रचलित कोयला है। बिटुमिनस में आपका 78 से लगभग 86% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है। अच्छा कोयला माना जाता है ये। तो ये आपका कोयले का एक प्रकार है, ये पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। बाकी ये तीनों जो हैं ये आपके पेट्रोलियम के उत्पाद हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जूते के सोल असमतल क्यों बनाए जाते हैं? अब जूते में आप लोगों ने देखा होगा कि जो नीचे सोल होता है उसमें डिजाइन बनी रहती हैं, एकदम समतल नहीं होते हैं। तो जूते के सोल असमतल क्यों बनाए जाते हैं? घर्षण घटाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, जूते का जीवन बढ़ाने के लिए, जूते को अधिक मजबूती देने के लिए? आप लोग इसका आंसर करिए क्या होगा। देखिए हम लोगों का जमीन पर चलना क्यों असंभव हो पाता है? क्योंकि हमारे पैरों के मध्य और जमीन के मध्य एक घर्षण बल कार्य करता है, इसी कारण हमारा जमीन पर चलना संभव हो पाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर्षण बढ़ाने के लिए। जूते के तल अगर समतल होंगे तो उसमें घर्षण कम होगा, और अगर असमतल होंगे तो उसमें घर्षण अधिक होगा। तो घर्षण बढ़ाने के लिए जूते के तल असमतल बनाए जाते हैं, जिसके कारण चिकनी सतह में भी चलना आसान होता है। अगर ये समतल होंगे तो इसमें फिसलने का डर रहता है, घर्षण कम होगा, मतलब फिसलन ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सारिका ने आंसू जल को बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? तो अगर किसी द्रव की चालकता ज्ञात करनी है तो उसमें उपस्थित आयन ज्ञात करना पड़ता है। अगर किसी द्रव की चालकता उसमें उपस्थित जो होते हैं आयन उस पर निर्भर करती है। आपका आसुत जल होता है, इसमें आयन अधिक नहीं होते हैं, इसलिए विद्युत का कमजोर चालक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसुत जल विद्युत का कमजोर चालक है क्योंकि इसमें आयन अधिक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 कथन दिए हैं गए हैं यहाँ पर, पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है। सभी भवनों के विद्युत परिपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं। यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर यह उड़ जाएगा। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट पहले देख लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है, बिल्कुल सही बात है ये। यहाँ पर पूछा कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट है सभी भवनों के विद्युत परिपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं, ये भी देखिए सही है। यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर यह उड़ जाएगा, ये भी देखिए बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो जो विद्युत उपकरण होंगे उसमें अधिक ऊष्मा प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण उपकरणों के जल जाने का भय रहता है, तो जो विद्युत फ्यूज होता है वो उड़ जाता है। नेक्स्ट है किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा। तो यहाँ पर देखिए कोई भी इसकी न्यूनतम सीमा नहीं होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सत्य नहीं है पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान को चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? पुरी, मुंबई, गोवा, पोरबंदर?
सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं वो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। तो इसी कारण से यहाँ पर जो सबसे अधिक संभावना बनती है वो बनती है पूरी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा तल के सापेक्ष झुका हुआ है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा तल के समानांतर है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा तल के लंबवत है। तो पृथ्वी पर ऋतुओं के बदलने का कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा तल के सापेक्ष झुका हुआ है, इसी कारण से ऋतुएं बदलती हैं। संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं एनाकोंडा, बोआ, कालीदार अजगर, वाइपर। तो संसार में जो सबसे लंबा सर्प पाया जाता है वह है एनाकोंडा। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि यह लोगों को स्वस्थ रखता है, यह भूख बढ़ाता है, यह खुशियाँ लाता है, यह एक आसान व्यायाम है। तो योग किस लिए कहा जाता है, इसका आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। राइट आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। योग द्वारा लोग स्वस्थ रहते हैं, योग लोगों को स्वस्थ रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट कोच ने, एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या रोनाल्ड रास ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर। ये ब्रिटिश के चिकित्सक थे। साथ ही में इन्होंने जो ये चेचक का टीके का आविष्कार किया था, ये संसार की पहली वैक्सीन थी। इस आविष्कार के बाद चेचक पर नियंत्रण पा लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? सोडियम बेंजोएट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड या कॉपर सल्फेट? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सोडियम बेंजोएट। ये सोडियम बेंजोएट जो होता है इसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। ये खाद्य पदार्थों में जो छोटे छोटे जीव रहते हैं उनकी वृद्धि के कारण जो खराबी उत्पन्न होती है उसमें उसी से ये बचाते हैं। सोडियम बेंजोएट खाद्य पदार्थों को बचाते हैं। इसमें सामान्य रूप से जैसे खाने के नमक का प्रयोग किया जाता है, चीनी का, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का इत्यादि ऐसे ही सामान्य रूप से उपयोग इसमें किए जाते हैं खाद्य परिरक्षक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यीस्ट का उपयोग उत्पादन किया जाता है। यीस्ट का उपयोग करके किसका उत्पादन किया जाता है? दही का, चीनी का, साधारण नमक का या अल्कोहल का? अभी कल ही मैंने थ्योरी में बताया था आपको कि यीस्ट जो है एक कोष की कवक है, साथ ही में ये परजीवी भी होता है। तो यहाँ पर देखिए यीस्ट का जो उपयोग किया जाता है, शर्करा के घोल से अल्कोहल निकालने में इसका उपयोग किया जाता है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनते हैं और राइबोसोम में क्या बनता है? वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए जो राइबोसोम होता है ये प्रोटीन का स्थल होता है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का संश्लेषण होता है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकंड में कितना दोलन पूरा करेगा? तो आवृत्ति यहाँ पर कितनी दी हुई है? आवृत्ति दी हुई है 2 हर्ट्ज। हर्ट्ज को ही हम दोलन प्रति सेकंड भी कहते हैं, 2 दोलन पर सेकंड। तो यहाँ पर देखिए 2 दोलन 1 सेकंड में करता है, तो यहाँ पर पूछ रहा है 16 सेकंड में कितने दोलन करेगा। तो 1 सेकंड में 2 दोलन, तो 16 सेकंड में कितने करेगा? 2 गुणे 16। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 32, 16 दूनी 32। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? मैग्नीशियम, जस्ता, एल्यूमिनियम, सोडियम। तो देखिए आपकी जो ये सोडियम होता है ये वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, नमी में अत्यधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए इसको कैरोसिन में रखा जाता है। सोडियम को किस में रखा जाता है? कैरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि अगर वायु के संपर्क में इसको खुला छोड़ देते हैं तो इसमें आग पकड़ लेता है, ये जल उठता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है अपचायी कारक, प्रतिअम्ल, किण्वन कारक या अक्सी कारक के रूप में? तो देखिए जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका जो उपयोग किया जाता है वह किया जाता है प्रतिअम्ल के टाइम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी व्यक्ति को अपच हो जाता है तो अपच के दौरान उसके पेट में अधिक मात्रा में अम्ल हो जाता है, जिसके कारण पेट में दर्द होता है, जलन होती है। तो इसी समस्या के निराकरण के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, प्रति अम्ल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये मैंने थ्योरी में आप लोगों को बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन।
तो यहाँ पर देखिए ये जो हाइड्रोजन गैस होती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है ये वायु से अभिक्रिया करती है। मतलब इसका ये हुआ कि ऑक्सीजन के साथ जब ये वायु के संपर्क में आती है तो ऑक्सीजन के साथ मिलती है और अभिक्रिया करती है, और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती हैं तो ये दोनों आपस में विस्फोट करती हैं। इसी विस्फोट से पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से असंपर्क बल के उदाहरण हैं? पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, ए बी दोनों। तो पहले तो ये जान लीजिए कि संपर्क बल होता क्या है। वह बल जिसके संपर्क में आए बिना ही वस्तुएं बल का अनुभव कर लें वो होता है आपका असंपर्क बल। मतलब जिसमें संपर्क ना लगे, बिना संपर्क में आए ही वस्तुओं में बल का अनुभव हो जाए, तो उसमें आ जाता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, ये सभी आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनेलिन, इंसुलिन, थाइमोसिन, थायरॉक्सिन। तो ये जो मधुमेह रोग होता है देखिए ये इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है इसका स्राव अग्नाशय से होता है। अग्नाशय में बीटा कोशिकाएं होती हैं, वहीं से इसका स्राव होता है। यह यकृत में जो अधिक शर्करा हो जाती है उसी को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर रुधिर शर्करा के स्तर को सामान्य बनाए रखता है, जिसके कारण मधुमेह नियंत्रित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह है? मलेरिया, पोलियो, मियादी बुखार, छोटी माता, मेनिंजाइटिस और तपेदिक निमोनिया, मियादी बुखार, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, पोलियो। जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। तो बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोगों का समूह यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तपेदिक, इसी को ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, निमोनिया और मियादी बुखार, ये तीनों ही आपके बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो आज के क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूँ उसका अपडेट आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।